व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने न्यूमेरिकल का वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जहाँ पे वीडियो खत्म होगी आपको शो करेगा, आप जाके चेक कर लेना। एडीएस के न्यूमेरिकल्स कराए हैं और नेशनल इनकम के भी न्यूमेरिकल्स में ऑलरेडी करा चुका हूँ। अभी इस वीडियो में हम लोग सभी कर्व्स, जितने भी कर्व्स आपको एडीएस में देखने को मिलेंगे, नेशनल इनकम में कर्व्स नहीं देखने को मिलते, एडीएस में जितने भी कर्व्स देखने को मिलेंगे सारे रिवाइज करेंगे और किस तरीके से बना के आने हैं, छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी कर्व्स एक बार नजर मार लो so that कल एग्जाम में गलती ना हो। लेट्स बिगिन। चलिए जी, शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले कर्व के साथ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडी और एएस का कर्व कैसे बनता है। देखो, ये जितने भी कर्व्स बनेंगे, स्पेसिफिकली जो चैप्टर नंबर 7 में है, उसमें आप एक बात याद रख लेना कि सभी ही कर्व्स में सबसे नीचे बस इनकम आता है। मतलब एक्स एक्सिस पे इनकम लेना है और वाई एक्सिस पे आप जिस भी चीज़ का कर्व बना रहे हो वो लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एडी बनाना है तो एडी के कर्व में आप सबसे पहले याद रखना कि एडी का पहला कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट होता है। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, इससे बनता है एडी। तो आपके पास यहाँ से इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनॉमस लेते हैं, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है और ऑटोनॉमस ही कंजम्पशन होता है। तो इस तरीके से आपका सी कर्व बनता है। इधर आपने इनकम लिया है, इधर आप एडी ले रहे हो। मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे सब जगह इनकम ही आएगा। तो ये ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सी और आई बन गया। इन दोनों को जोड़ दो तो एडी बन जाता है। तो एडी इसके बिल्कुल पैरेलल ऐसा कर्व बन जाता है। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। इसके बाद हमारे पास एएस का जो कर्व होता है, एएस के कर्व में क्या होता है, आपको वापस से इधर इनकम लेना है, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, इधर एएस ले लेना। एएस होता है हमारे पास सी प्लस एस। एएस आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा यहाँ पे मेंशन कर देना 45 डिग्री। 45 डिग्री का कर्व हो जाता है एएस का कर्व। तो एडी कर्व और एएस कर्व, ये दो कर्व्स इस प्रकार से बनाए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, अगला कर्व आता है कंजम्पशन एंड सेविंग्स फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग्स फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन रिलेशन दिखाता है इनकम का कंजम्पशन के साथ और सेविंग फंक्शन रिलेशन दिखाता है इनकम का सेविंग के साथ। तो फिर से इनकम की बात हो रही है, तो कंजम्पशन फंक्शन का कर्व कैसे बनेगा, इधर आपको ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर आपने इनकम ले लिया, इधर आप कंजम्पशन ले रहे हो। तो इसका मतलब ये आपका सीधा इनकम का कर्व बन गया, ये आपका कंजम्पशन का कर्व बन गया। जहाँ पे इनकम बराबर कंजम्पशन होता है, याद रखेंगे, इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब इनकम बराबर कंजम्पशन, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जितनी भी जगह होती है इस सबको हम डिस सेविंग्स बोलते हैं और इसके बाद जितनी भी जगह होती है इस सबको हम सेविंग्स बोलते हैं। ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, इनकम कंजम्पशन। उसके बाद सेविंग फंक्शन की बात करते हैं। इनकम का रिलेशन सेविंग्स के साथ दिखाता है। तो अगर इनकम का रिलेशन सेविंग्स के साथ दिखाना हो तो याद रखना, सेविंग का जो कर्व है वो नीचे से शुरू होता है। सेविंग का कर्व हमेशा नेगेटिव से शुरू होता है। तो ये आ गया एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे आपने इनकम ली है, ठीक है। सेविंग कर्व कुछ इस नीचे से शुरू होगा। अगर आपको दोनों एक साथ दिखाने हो तो ये ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे भी ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि सेविंग क्या होता है, सेविंग बराबर 0 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से कहीं से इस तरीके से आपका ये सेविंग कर्व बन जाता है। सेविंग कर्व इस तरीके से नेगेटिव बनता है। मैंने दोनों एक में इसलिए बना दिए कि दोनों से ही आप ब्रेक इवन पॉइंट देख पाओ। ब्रेक इवन पॉइंट देखो, यहाँ पे इनकम बराबर कंजम्पशन और यहाँ पे सेविंग 0। एग्जाम में आप अलग अलग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कर्व बना देना और ये ऐसे कर्व बना देना। इधर हमने यहाँ पे सेविंग्स लिए, ये 0 लेवल सेविंग हो गया, सेविंग 0। इससे पहले ये जितना भी आया ये सब डिस सेविंग है, इसको हम नेगेटिव सेविंग्स भी बोलते हैं। और इसके बाद जितना एरिया आया ये सब क्या होता है, सेविंग्स होती है। तो दोनों ही कर्व्स में ब्रेक इवन से पहले डिस सेविंग आता है और ब्रेक इवन के बाद सेविंग्स आती हैं। ये हमारा अगले वाले दो कर्व्स हो जाते हैं, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शंस। इसके बाद हमारे पास कर्व आता है एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। एग्जाम के लिए इररिलेवेंट है, एग्जाम में इससे आने के चांसेस नहीं है या नेग्लिजिबल, ना के बराबर चांसेस हैं। तो एक बार बस वैसे ही नज़र मार लो, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। एपीसी के लिए आपको ये आपकी इनकम हो गया, या इनकम की भी ज़रूरत नहीं है एपीसी में। तो
एपीसी में आप डायरेक्टली कंजम्पशन का कर्व बना दो। एपीसी के लिए आप सीधा सीधा कंजम्पशन कर्व बना दो। एमपीसी के लिए भी आप सीधा सीधा कंजम्पशन का कर्व बना सकते हो। अब एपीसी के लिए क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर इतनी सपोज इनकम है तो इतना कंजम्पशन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर मुझे यहाँ पे ये पॉइंट, ये एपीसी है, एपीसी इज सी अपॉन वाई, यानी कंजम्पशन अपॉन इनकम। कंजम्पशन है इतना, ये ओसी, ये आपका कंजम्पशन है, और इनकम है ये ओ वाई, तो एपीसी सी अपॉन वाई यानी ओ सी अपॉन ओ वाई, इस तरीके से आप दिखा दोगे। और एमपीसी क्या होता है, अगर एमपीसी दिखाना हो तो फिर से अगर ये इनकम है और इसके बराबर का ये कंजम्पशन है सपोज, ठीक है। एमपीसी होता है कि इनकम बढ़ने से कितना कंजम्पशन बढ़ा, तो अगर इनकम बढ़ के यहाँ से यहाँ हो गया, वाई से वाई डैश हो गया, इनकम यहाँ से बढ़ के यहाँ हो गया, तो इससे कंजम्पशन कितना बढ़ा, कंजम्पशन भी यहाँ से बढ़ के यहाँ चला गया, कंजम्पशन भी यहाँ से बढ़ के यहाँ चला गया। तो बेसिकली कंजम्पशन में कितना चेंज है, ये वाला चेंज कंजम्पशन में है, और इनकम में कितना चेंज है, ये वाला चेंज इनकम में है। तो यहाँ पे अगर मुझे एमपीसी दिखाना हो तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी कितना, ये सी डैश, और डेल्टा वाई 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 डैश, इतना चेंज। इस तरीके से हम एमपीसी दिखाते हैं। एपीसी में बस सी अपॉन वाई, और एमपीसी में बस चेंज दिखाना है कि इनकम में कितना चेंज हुआ और उससे कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ। अब एपीएस और एमपीएस की बात करते हैं। एपीएस एमपीएस में आपको बस स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सेविंग का नेगेटिव कर्व बनाना है। ये आपने सेविंग का कर्व बना दिया। ऐसे ही एमपीएस में भी एक्स ओरिजिन वाई, यहाँ पे भी ये सेविंग का कर्व बना दिया। अब एपीएस क्या होता है, सबसे पहले एपीएस की बात करो कि अगर ये इनकम है, इस इनकम से इतनी सेविंग्स है, ओएस, ठीक है। तो एपीएस होता है एस अपॉन वाई, सेविंग्स अपॉन इनकम। तो सेविंग्स कितनी है, ये ओएस, और इनकम कितनी है, ओ वाई, ये आपकी इनकम है। सेविंग्स अपॉन इनकम इज ओएस अपॉन ओ वाई। उसके बाद एमपीएस क्या होता है, एमपीएस होता है कितनी इनकम चेंज होने की वजह से कितनी सेविंग्स चेंज होंगी। तो फिर से आप एज्यूम कर लो कि ये आपकी इनकम थी तो इतनी सेविंग्स थी, ठीक है। अब अगर इनकम बढ़ गई वाई से, सपोज यहाँ पे आ गई वाई डैश, इनकम अगर बढ़ गई तो सीधी सीधी बात है कि सेविंग भी एस से बढ़ के कितनी हो गई, एस डैश हो गई। तो आपके पास सेविंग्स इतनी बड़ी है ये, और इनकम इतनी बड़ी थी ये। तो यहाँ पे अगर आपको एमपीएस दिखाना हो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस आ गया एस एस डैश, और डेल्टा वाई आ गया वाई वाई डैश। ये आपका एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस के कर्व्स होते हैं। एग्जाम के लिए इररिलेवेंट है, मतलब कम चांस है, बट फिर भी मैंने बता दिया। चौथा कर्व कौन सा आता है, चौथा कर्व आता है डेरिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स फ्रॉम कंजम्पशन। सबसे पहले सेविंग कर्व बना के दिखाओ। कौन से कर्व से, कंजम्पशन कर्व से। आपको कंजम्पशन दिया हुआ है, सेविंग निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, मैं इस तरीके से कर्व बनाता हूँ। आपको कंजम्पशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये सी गिवन है, इतना आपको गिवन है, कंजम्पशन दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप इनकम का कर्व प्लॉट करेंगे। सबसे पहले आप प्लॉट करेंगे इनकम का कर्व। 45 डिग्री, दिस इज इनकम, ये मैंने बना दिया 45 डिग्री। देखो अब मेरे पास ये गिवन है, अब मुझे इससे सेविंग निकालना है। तो सेविंग कैसे निकलेगा, कुछ भी नहीं करना आपको, इसके नीचे एक दूसरा कर्व बनाता हूँ मैं, सेकंड कर्व बनाते हैं हम। और आपको बस एक काम करना है, सबसे पहले क्या काम करना है कि जितना ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, क्योंकि कंजम्पशन कर्व हमेशा ऊपर से शुरू होता है, नीचे से शुरू ना होके ऊपर से शुरू होता है। तो जितना ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, स्केल से मेजर करके उतना ही नेगेटिव सेविंग्स होगा। जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतना ही नेगेटिव सेविंग। तो सपोज ये है, तो इतना ही लगभग यहाँ पे मैंने नेगेटिव सेविंग ले लिया। पहला पॉइंट तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, इनकम बराबर कंजम्पशन। वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो,
और यहाँ पे ये भी ब्रेक इवन पॉइंट होता है क्योंकि यहाँ पे सेविंग बराबर 0 होता है। बस अब इन दोनों को मिला दो, ये आपका सेविंग कर्व बन गया। तो इस प्रकार से आपको बना के आना है कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व। ये ऐसे बनता है, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम सेविंग्स फ्रॉम कंजम्पशन। अब अगर इसका जस्ट रिवर्स करना हो, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम सेविंग्स, यहां पे क्या निकालना था, इसमें निकालना था सेविंग्स, किससे, कंजम्पशन से, कंजम्पशन गिवन था। इस बार क्या है, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम सेविंग्स, इस बार सेविंग्स गिवन होगा। तो सेविंग्स अगर गिवन है तो आप एज्यूम करो ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। लेट सपोज आपको सेविंग्स कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये आपको सेविंग्स दिया हुआ है। तो आपको अब इससे कंजम्पशन कर्व बनाना है। तो कंजम्पशन कर्व बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इसके नीचे एक कर्व बनाओ, बिल्कुल इसके नीचे। सबसे पहले एक 45 डिग्री की इनकम की लाइन, ये तो हमेशा बनानी ही बनानी है, 45 डिग्री की लाइन बना लो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे सेविंग बराबर 0 है, यहाँ पे सेविंग बराबर 0 है अगर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये पॉइंट मिल गया आपको। इस पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास, इनकम बराबर कंजम्पशन होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, जितना नेगेटिव सेविंग उतना ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो उतना ही लगभग ऑटोनॉमस कंजम्पशन, लगभग यहाँ पे इसको सी बार, प्लीज स्केल से मेजर कर लेना, और इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, मिला दो, ये आपका कंजम्पशन कर्व बन गया। तो दिस इज सेविंग गिवन था तो इससे कंजम्पशन बनाया, यहाँ पे कंजम्पशन गिवन था तो उससे सेविंग बनाया। बस दोनों ही कर्व्स में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक चीज की जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतना ही नेगेटिव सेविंग, दूसरी चीज ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे ऊपर इनकम बराबर कंजम्पशन वहां पे नीचे सेविंग 0, ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपको आने चाहिए। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, जो अगले कर्व्स हैं वो आता है इन्वेस्टमेंट्स। दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है जो इनकम के साथ बढ़ती है और एक होती है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली होती है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, देखो सपोज मेरी इनकम 100 है तो इन्वेस्टमेंट 10 है, ओरिजिन एक्स वाई, इधर इनकम ले ली, इधर इन्वेस्टमेंट ले ली। जब इनकम 100 है तो इन्वेस्टमेंट 10 है, इनकम बढ़ के 100 से 200 हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ के 10 से 20 हो गई। सेकंड पॉइंट मिल गया। इनकम बढ़ के 100 से 300 हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ के 20 से 30 हो गई। तो आपको 3 पॉइंट मिल गए। इस तरीके से आप सीधा कर्व ड्रॉ कर दोगे इन्वेस्टमेंट का, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है दूसरा, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस में आपको क्या करना होता है, ये ओरिजिन, ये एक्स, ये वाई, इनकम चाहे 100 है, चाहे 200 है, चाहे 300 है, चाहे 400 है, कितनी ही इनकम होती रहे, इन्वेस्टमेंट मेरी यहाँ 20 ही रहेगी। चाहे 100 है, चाहे 200 है, चाहे 300 है, चाहे 400 है, इसे आप कुछ भी ले सकते हो। ये आपका बन जाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। जो आप एडीएस के कर्व बनाते हो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस कंसिडर करके चलते हो। तो ये आपकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आ गई, ये आपकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आ गई। ये आपको पता होना चाहिए। नीचे इनकम, ऊपर इन्वेस्टमेंट। आप देख रहे हो जितने भी मैंने कर्व्स बनाए सब में एक्स एक्सिस में इनकम लिया है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एक्स पे हमेशा इनकम ले रहा हूँ, वाई पे बाकी जो जिसका कर्व बना रहा हूँ वो ले रहा हूँ। इसके बाद कौन सा कर्व आता है जी, एडीएस अप्रोच। ऐसा अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क। याद रखना, एग्जाम में अगर आपको बोले व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव डिमांड, एक्सप्लेन द सिचुएशन, तो इफेक्टिव डिमांड का मतलब एडीएस अप्रोच लिख के आना वहां पे बिना घबराए। वो आपको बोले व्हाट डू यू मीन बाय कीनेसियन थ्योरी, एक्सप्लेन इन डिटेल, तो कीनेसियन थ्योरी में भी ये एडीएस अप्रोच लिख के आ जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एडीएस अप्रोच क्या बोलता है, एडीएस अप्रोच बोलता है कि इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे एडी बराबर एएस होगा। तो हमने बोला ठीक है जी, इधर हमने इनकम ले लिया, इनकम आउटपुट, इसमें याद रखना इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, और इधर एडी। ठीक है जी। सिर्फ एडी क्यों लिया, क्योंकि इनकम और एएस एक ही बात होती है। तो यहाँ पे एडी आ गया। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाना है एक 45 डिग्री एएस का कर्व। ये हो जाता है 45 डिग्री, यहाँ लिख के आना एएस रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस एस। ठीक है। और उसके बाद आपको बनाना है एडी का कर्व, लगभग इस प्रकार का एडी का कर्व रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस आई। ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम होता है, इसको हम
फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो ADS अप्रोच में ये कर्व बनेगा जिसमें AD बराबर AS दिखाना है। अब आपको पता है कि AD और AS बराबर है AD C प्लस आई AS C प्लस S, C से C खत्म, यानी कि S इज इक्वल टू I भी इक्विलिब्रियम ही होता है। तो एक इक्विलिब्रियम ये हो गया, एक सेविंग इन्वेस्टमेंट से इक्विलिब्रियम होता है। तो अगर मैं इसके नीचे ही जस्ट बनाऊं, अगर मैं जस्ट इसके नीचे ही बनाऊं y x ओरिजिन, ये मैं नेगेटिव क्यों लेके गया, क्योंकि सेविंग्स हमेशा नेगेटिव से जाती है। तो जो इक्विलिब्रियम ऊपर है वो इक्विलिब्रियम नीचे लेके आना है आपको। कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट कर्व बनाओ, उस पर एक पॉइंट जोड़ना। इन्वेस्टमेंट कर्व बनाया, उस पर एक पॉइंट जोड़ा, और सेविंग कर्व यहाँ से नीचे से जाएगा। ये मैं सेविंग कर्व बना रहा हूँ और सेविंग इस तरीके से चला गया। सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट, ठीक हो गया जी। सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाता है। ओके, अब ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कि ये तो ब्रेक इवन पॉइंट है। नहीं बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग जीरो, ये दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे सेविंग बराबर जीरो है। तो क्या ऊपर भी ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट मिल सकता है हमें? हाँ, अगर मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ऊपर लेके जाऊँ, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। जितना ये नेगेटिव सेविंग उतना ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और ये बना दूँ तो ये C का कर्व बन गया। तो ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है। देखो दोनों में फ़र्क होता है। अब इसको ध्यान से देखो, ब्रेक इवन पॉइंट इनकम कंजम्पशन और सेविंग जीरो से बनता है, जबकि इक्विलिब्रियम ADAS और सेविंग इन्वेस्टमेंट से बनता है। दोनों में फ़र्क है। आई थिंक इसने आपको काफ़ी कंफ्यूज करा होगा और इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट और ब्रेक इवन में काफ़ी फ़र्क है। ब्रेक इवन पहले आता है, इक्विलिब्रियम काफ़ी बाद में आ रहा है। ब्रेक इवन कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे सेविंग जीरो है या फिर इनकम बराबर कंजम्पशन है। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? इक्विलिब्रियम आपका या तो ADS अप्रोच पे या फिर SI अप्रोच पे। ये क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। एग्जाम में आपको ये ब्रेक इवन नहीं दिखाना, ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में अगर AD अप्रोच आती है तो बस ऊपर वाला कर्व बना के आना, SI अप्रोच आती है तो नीचे वाला कर्व बना के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। स्टिल आपकी इच्छा है, मन करे दोनों बनाने, दोनों बनाए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्या होता है हमारे पास? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। अगर मैंने बोला कि ये हमारा AS फिर से 45 डिग्री और ये हमारा AD, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम को ही हम बोल देते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम फुल से पहले आ जाता है। अगर AD कम हो, अगर AD कम हो तो यहाँ पे अगर मुझे फुल एम्प्लॉयमेंट दिखाना हुआ तो ये कर्व बना के आना, फिर से इधर इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इधर AD। अगर AD कम हो, यहाँ पे मैंने एक AD बना दिया तो इक्विलिब्रियम ये आ गया, ये इक्विलिब्रियम आ गया। इसको कौन सा बोलूँगा मैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अगर AD कम होता है, इक्विलिब्रियम पहले आ जाता है, उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और अगर AD बढ़ जाए, AD बढ़ भी तो सकता है, कम हो सकता है तो बढ़ भी सकता है, तो इक्विलिब्रियम बाद में आएगा, ये वाला इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम AD बराबर AS, इससे पहले अगर AD बराबर AS हो जाए तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इसके बाद हो जाए तो वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। नीचे हमेशा वही इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, X एक्सेस ओरिजिन, Y एक्सेस और इधर AD। ये आपको पता होना चाहिए। ये रिवाइज हो गया होगा आपका। इसके बाद हमारे पास आता है जी मल्टीप्लायर का कर्व। मल्टीप्लायर का कर्व भी फिर से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट है, बट फिर भी करा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि रिवीजन तो कर ही लो, इन केस कुछ अलग से आ जाए तो। मल्टीप्लायर में भी आपको कुछ नहीं करना, AS का कर्व बनाओ, उसके बाद AD का कर्व बनाओ, ये आपको इक्विलिब्रियम मिल गया, ये आपको मिल गया इक्विलिब्रियम। अब मल्टीप्लायर बेसिकली होता क्या है? देखो ये है हमारे पास, ठीक है जी। अब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा,
अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, देखो यहाँ पे एडी क्या होता है, सी प्लस आई, एडी सी प्लस आई होता है। अब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो टोटल एडी बढ़ेगा, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो एडी आगे आ जाएगा, दिस एडी इज सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा, अगर आप देखोगे कि ये जो इनकम है जो पहले ओ वाई थी, ये अब ओ वाई डैश हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारे पास इनकम भी बढ़ के आ गई, सीधा सीधा ये मल्टीप्लायर का कर्व आपको दिखाना है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ी, सी प्लस आई में डेल्टा आई, इतनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ी, ठीक है। अब जब इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम जो पहले यहाँ तक थी अब वो इतनी और बढ़ गई। यही तो मल्टीप्लायर बोलता था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ जाएगी। इस तरीके से आपको मल्टीप्लायर का कर्व दिखा के आ जाना है। इसके बाद हमारे पास आता है जी एक्सेस डिमांड का कर्व। एक्सेस डिमांड क्या होता है, जब डिमांड ज़्यादा होगी, बड़ा आसान सा काम कि ये आपका AS 45 डिग्री, ये आपका AD, इधर फिर से वही इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, X, ओरिजिन, Y, ये आपका आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम फुल फॉर्म में लिख के आना, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब डिमांड बढ़ रही है तो AD ऊपर की तरफ होगा, AD ऊपर की तरफ होगा तो जो AD यहाँ से लेट सपोज OM था, अब वो बढ़ गया, इतना हो गया अब AD डैश, ठीक है जी। अब वो इतना और बढ़ गया तो इससे क्या होता है, आपका पहले वाले AD और नए वाले AD में गैप आ जाता है। ये महंगाई है, डिमांड बढ़ रही है तो महंगाई, इस गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेशनरी गैप। इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है और इन्फ्लेशनरी गैप हमेशा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आता है। ये इक्विलिब्रियम कौन सा है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इन्फ्लेशनरी गैप हमेशा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड बढ़ी हुई है, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब डिमांड गिरी हुई है। इसमें आपको डिमांड गिरानी है। डेफिशिएंट डिमांड में आपको क्या करना है, ये आपका ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका AS, ये AD, ठीक है। दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इधर आप लोगे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और इधर आप AD ले लेंगे। उसके बाद जो AD है वो कम होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। तो इस तरीके से AD डैश हमने बना दिया। ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, ये जो इक्विलिब्रियम है इसको आप अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हो। डेफिशिएंट डिमांड में याद रखना अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, एक्सेस में ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देखने को मिला था। अब ये जो गैप जनरेट हो गया AD कम होने की वजह से, इस गैप को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इस गैप को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इसको M और N कुछ भी आप नेमिंग दे सकते हो। और ये जो MN के बीच में गैप है, दिस इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। तो दो प्रकार के कर्व्स, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप। D से डेफिशिएंट, D से डिफ्लेशनरी, याद रखना। इस प्रकार से ये 10 कर्व्स हैं, मतलब कर्व्स तो ज़्यादा हैं लेकिन 10 पेजेस पे मैंने आपको वो सारे कर्व्स करा दिए जो इम्पोर्टेंट है। और ये ही पूरे चैप्टर में आपके कर्व्स थे, एक बार नज़र मारो। आई होप इन्होंने आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करी होगी। और इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक आप बढ़िया से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टेक केयर, बाय बाय।